फ्लैट है, इसका ओनर कोई है, ठीक है, वो अगर किसी को सर को दे दिया रेंट पे तो उसको रेंट मिलेगा, है ना। और अगर लेबर है, वर्कर है, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस और सैलरीज, है ना। और अगर किसी के पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि मुकेश अंबानी, इनके पास बहुत पैसा है और पैसा अगर बैंक में रखा हुआ रहता है कि एज अ कैपिटल, तो क्या मिलता है हमको, इंटरेस्ट मिलता है। A very good evening to all of you. I hope that you are doing well. उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग का नेशनल इनकम का सेकेंड क्लास है। तो जहां हम लोग रुके थे लास्ट, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जो है आज जो पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम। एक ही मेथड से दोनों ही कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। तो टोटल 3 मेथड है, जैसे आप देख सकते हैं 3 मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, या तो जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का टोटल 3 मेथड्स है। एक है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है आउटपुट मेथड, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे सर्कुलर फ्लो डायग्राम में कि इनकम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इनकम को हम ऐड कर देते हैं। टोटल 4 तरह से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी का ज़मीन है तो रेंट, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट। ये सब इनकम को हम ऐड करेंगे तो कंट्री का इनकम, टोटल इनकम निकल जाएगा। तो यहाँ पर सब वही है, रेंट है, प्रॉफिट है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये है हम लोग का इनकम मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला मेथड से, जो है हम लोग का इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम लोग किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इनकम मेथड से हम लोग किस तरह से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, ये चीज़ पहले आप लोग को हम बताए थे कि लास्ट क्लास का ये चीज़ है जो कि हम बॉक्स करके बना के लिख दिए हैं। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब शॉर्ट फॉर्म है जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और उसके बाद ये भी हम बताए थे आप लोगों को कि डोमेस्टिक इनकम अगर हमको निकालना है तो एक्चुअली क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमको बोलता है नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमको निकालना है एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इनकम मेथड से अगर हम लोग सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है उसका, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को ऐड कर देना पड़ेगा, तब हम लोग का क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, यानी कि एनडीपीएफसी निकलेगा। जैसे कि अभी आप लोगों को बताएं, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम नेट टर्म्स पे निकलता है और फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, इसीलिए ये नेट है यहाँ पर, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं मतलब ये निकाल रहे हैं। वो कैसे निकलेगा, ये तीनों ऐड करके। हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या लिखा है, ये 4 तरह का इनकम सिर्फ ऐड हो गया है। वेजेस एंड सैलरीज लेबर का इनकम है, लैंड का इनकम क्या है, रेंट, और क्या बोलते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो ये 4 चीज़ यहाँ पर हम वो स्लाइड्स भी रखे हैं कि अगर किसी का ज़मीन है तो वो क्या कमाएगा, ये लैंड ओनर है तो अगर किसी को लीज पे दे देगा तो उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, है ना। या तो कोई जगह का ओनर है, जैसे कि ये जगह है, फ्लैट है, इसका ओनर कोई है, ठीक है, वो अगर किसी को सर को दे दिया रेंट पे तो उसको रेंट मिलेगा, है ना। और अगर लेबर है, वर्कर है, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस और सैलरीज, है ना। और अगर किसी के पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि मुकेश अंबानी, इनके पास बहुत पैसा है और पैसा अगर बैंक में रखा हुआ रहता है कि एज अ कैपिटल, तो क्या मिलता है हमको, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और अगर
कैपिटल बैंक पे नहीं रखा हुआ है, बल्कि यही मुकेश अंबानी का पैसा बैंक में नहीं रखा हुआ है, बल्कि वो बिजनेस में लगा हुआ है, और उससे हम क्या कमा सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट। जैसे कि और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, ये लोग का भी जो इनकम है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमा रहा है। सबको देने के बाद, जितना भी लेबर्स है सब कुछ दे देने के बाद, उसके बाद जो बच रहा है TCS का वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 4 तरह का इनकम है, जो अगर हम ऐड करेंगे चारों तरह का इनकम को, तो मेरा क्या निकलेगा? कंट्री का टोटल डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा कि इंडिया के अंदर में लोग कितना कमा रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम इंडिया के अंदर का इनकम, इसमें फॉरेनर्स का भी इनकम इंक्लूडेड है, अगर आप लोग को याद है तो। डोमेस्टिक इनकम इंडिया में तो फॉरेनर्स भी पैसा कमा रहे हैं, मल्टीनेशनल बहुत सारा फॉरेन कंपनीज है यहाँ पे। और तो जो फॉर्मूला हम आपको बताए वो यहाँ पर हम तो नहीं लिखे हैं, ये एक्चुअली सेम फॉर्मूला है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज, है ना। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है अभी हम दिखा देंगे। ये 3 चीज़ आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। मेरा नोट्स में देखिएगा तो वो दूसरा तरह से वही वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये ऐड करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह से हम बता रहे हैं क्योंकि सम्स में इसी टाइप से देता है। अगर आप लोग का सम्स भी है तो इस टाइप से देता है। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। और एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स, वर्कर्स का इनकम वेजेस एंड सैलरीज है। और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मतलब एक लेबर इनकम हो गया और एक ये सब के ये क्या हो गया? नॉन लेबर इनकम हो गया, ठीक है। जिसके पास पैसा है तो ज़मीन है उसके पास तो रेंट कमा रहा है, जिसके पास पैसा है कैपिटल है इंटरेस्ट कमा रहा है, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सब नॉन लेबर इनकम हो गया और एक लेबर इनकम हो गया। इस तरह से फर्क किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब चीज़ आ रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नॉर्मली इतना ही आता है, रॉयल्टीज़ बहुत कम देता है, लेकिन क्योंकि है तो हमको तो बताना पड़ेगा, इसलिए हम रॉयल्टीज़ भी लिख दिए। रॉयल्टीज़ ऐसा बहुत कम देता है, आप लोग इसमें हो सकता नहीं दे। तो रॉयल्टीज़ भी एक तरह का इनकम है। रॉयल्टीज़ किसको बोलते हैं? अगर मेरा कोई कॉपीराइट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि कोई लैपटॉप, हम सपोज एक आदमी है वो लैपटॉप इन्वेंट किया और उसके बाद सब कॉपी करने लग जाएगा। हालांकि ये तो इतना खर्च किया, रिसर्च किया, उसके बाद एक लैपटॉप इन्वेंट किया और बाकी सब उसका कॉपी करेगा तो लॉस तो इसका ये बंदा का होगा जो लैपटॉप इन्वेंट किया है। तो इसको ये क्या करेगा? अपना कॉपी पेटेंट राइट मतलब जो है उसको वो गवर्नमेंट से ले लेगा। अगर वो पेटेंट राइट ले लेता है तो इसका कोई प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता है। ये चाहे तो अपना कॉपीराइट किसी को दे दे कि कॉपीराइट ले लो, आप मेरा प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हो, लेकिन हमको 100 करोड़ रुपया दो, ठीक है। तो जो रिटर्न में हम मांगेंगे, अगर हम कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया और हम आपको कॉपीराइट दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट को आप कॉपी कर सकते हो, तो रिटर्न में जो हम मांगेंगे उसको हम लोग रॉयल्टीज कहते हैं। तो ये भी एक तरह का इनकम हो सकता है। तो ये 4 तरह का टोटल इनकम यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर पे आता है। तो रॉयल्टीज को छोड़ दिए अभी, लेकिन मेन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट को भी हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉफिट अगर लिख देता है तो समझ आप पूरा प्रॉफिट ले लीजिएगा, लेकिन कितना बार प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता है बल्कि ऐसे तोड़ के देता है। तो प्रॉफिट को इस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि जो भी कंपनी, जो भी एक फर्म है जो पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट कमाता है, फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा प्रॉफिट को 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मान लिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एक कंपनी को, वो क्या किया? सबसे पहले 20% सपोज टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स 20,000 रुपया दे देना पड़ा। 1 लाख में से 1 लाख रुपया में से 20,000 टैक्स दे दिया, बचा कितना? 80,000। 80,000 में से जितना भी शेयर होल्डर है जो पैसा लगाया है कंपनी में, तो सबको बांटना होगा, है ना। जितना भी शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को 60,000 मिल गया। मतलब जितना भी ओनर्स है, शेयर होल्डर मीन्स ओनर, सबको मतलब जिसका ज़्यादा शेयर उसको ज़्यादा मिला, तो टोटल 60,000 बढ़ गया सब में। बच गया कितना? 20,000। और किसको देगा? सब तो हो गया ख़त्म। तो 20,000 रुपीज़ जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट कंपनी में रह गया। मे बी वो प्रॉफिट जो है फर्दर इन्वेस्ट होगा कंपनी में, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी में रह गया। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, जो रह गया। क्लियर है? तो अगर प्रॉफिट नहीं देता है, कॉर्पोरेट टैक्स देता है, डिविडेंड देता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देता है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये आता है। रॉयल्टीज भी आता है, कभी कभी हो सकता है दे दे, लेकिन नॉर्मली रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए
तो इसका मतलब है जो मेरा फॉर्मूला जो पहले हम आपको अपना नोट्स पे हम लिखे हैं सेम ही हो गया, ये वेजेस एंड सैलरीज हो गया और ये रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, चार सबको दोनों ऐड हो गया, तो ये कंट्री का डोमेस्टिक इनकम निकल गया। लेकिन यहाँ पर एक और इनकम है, वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किसे कहा जाता है? जहां पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते कि ये लेबर इनकम है या नॉन लेबर इनकम है, वो मिक्स्ड अप है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है और जो एंटरप्रेन्योर कौन है? हम खुद है ना, बिजनेस हम ही चला रहे हैं, तो प्रॉफिट हम ही कमा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हम ही, ठीक है। अगर हम खुद पढ़ा रहे हैं तो लेबर इनकम भी मेरा ही है, तो लेबर इनकम यानी कि और लेबर इनकम जो है वेजेस एंड सैलरीज और प्रॉफिट दोनों मिक्स्ड अप है, क्योंकि हम लेबर भी खुद पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और प्लस जो है एंटरप्रेन्योर भी है। मान लीजिए एक डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोला है, खुद एज अ लेबर वो बैठा हुआ है, सबका इलाज कर रहा है, तो लेबर इनकम और प्लस वो एंटरप्रेन्योर है, खुद का उसका क्लिनिक है, तो प्रॉफिट भी है, तो मिला जुला हुआ इनकम है। तो इसको मिक्स इनकम कहा जाता है, जहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये तो लेबर इनकम है या नॉन लेबर इनकम है। मिक्स इनकम दोनों जो मिला हुआ है, तो मिक्स इनकम भी जो बचा जो मिला हुआ है उसको भी ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल ये कंट्री का डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो हो रहा है क्या, बेसिकली जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इनकम ऐड हो रहा है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? ये तीनों ऐड किए तो डोमेस्टिक इनकम आ गया, इंडिया के अंदर का इनकम आ गया। उसके बाद अगर हमको निकालना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम लोग किसको कहते हैं? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और निकला हुआ क्या मेरा? NDPFC निकल गया वो फॉर्मूला से। तो अल्टीमेटली अब ये फॉर्मूला हम लोग से हम लोग का डोमेस्टिक इनकम निकल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNPFC, ये मेरा नेशनल इनकम है। और निकल क्या चुका है मेरा? डोमेस्टिक इनकम निकल चुका है ना, यानी कि NDPFC निकल चुका है। अब ये एडजस्टमेंट लगेगा जो वहाँ लिखा है, ये 3 एडजस्टमेंट आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी नेट है, ये भी नेट है। तो नेट और ग्रॉस का एडजस्टमेंट नहीं होगा, जब फर्क होगा तब एडजस्टमेंट होगा। अगर फर्क नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। अगर फर्क नहीं है तो अब देखिए ये भी नेट है, ये भी नेट है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर ये NP है, नेशनल प्रोडक्ट, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, DP। तो NP और DP का क्या है? NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA, तो यहां पर हमको प्लस NFIA करना होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 3 एडजस्टमेंट है ना, ये तो नहीं हुआ और एक ये बचा, तो देखिए ये FC है, फैक्टर कॉस्ट, और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, तो दोनों सेम है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सेम होने से एडजस्टमेंट नहीं होगा, फर्क होगा तब तो एडजस्टमेंट होगा। अगर एक मार्केट प्राइस रहता है दूसरा फैक्टर कॉस्ट, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं, NIT ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बस ये हो गया। तो अगर हम NFI ऐड कर दिए डोमेस्टिक इनकम में तो मेरा नेशनल इनकम आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये हुआ इनकम मेथड से, ये फॉर्मूला है। इस तरह से हम लोग इनकम मेथड से कंट्री का नेशनल इनकम या तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स भी है। अगर यही फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब सम्स नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका सम्स।